पहले एजुकेशन पर। हालांकि आप सब लोग अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, ज़्यादातर लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं और आपका एकेडमिक का अनुभव है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सीखते हुए और आपके साथ कोलैबोरेट करते हुए कुछ बात करूंगा। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा अगेन 5 मिनट सीबीएसई के जो भी इनोवेशंस हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट हमें करना है। एंड देन फिर आपको मैं मंच दूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में, व्हाटएवर यू वांट यू कैन आस्क। सबसे पहले कोविड के इस संकट के समय में मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल रखें, ध्यान रखें। ये संकट पूरे विश्व स्तर पर है और इससे बचने का उपाय हमें सबको मिल करके करना है। और हमें ध्यान रखना है कि जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जब हम जिंदा रहेंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे, जब हम कैपेबल रहेंगे, उसके बाद वो सारी चीजें हम अचीव कर सकेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस समय आप अपने बच्चों से भी कनेक्टेड होंगे और आपके बच्चे जो घर में हैं, जो अकेले हैं, जो आइसोलेशन में हैं, बच्चे जिनका समय होता है छुट्टियां मनाने का, बहुत सारी एक्टिविटीज करने का, नाना नानी या कहीं भी घर जाने का, बाहर घूमने का, वो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। हम बड़ों के पास तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, ऑफिसेज भी हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे छोटे से घर में ऑलमोस्ट लॉकडाउन में बंद हैं। तो मैं पहला निवेदन ये करूंगा कि आप उन बच्चों को इमोशनली उनसे कनेक्ट रहें, एजुकेशन सेकेंडरी लेवल पर लेकर के चलें। पहले उन बच्चों का फिजिकल और मेंटल वेलनेस मेंटेन रहे, वो खुश रहें, जॉयफुल रहें। और हम ये भी उम्मीद आपसे करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि पेरेंट्स से जरूर टच रखें, क्योंकि इसमें पेरेंट ही उनके टीचर हैं, पेरेंट ही उनके गार्जियन हैं, पेरेंट ही उनके सब कुछ हैं। तो पेरेंट्स उनके प्रति बिहेवियर बहुत अच्छा रखें, पेरेंट्स उनसे कोलैबोरेट करें, उनको टाइम दें, उनके इमोशंस को समझें और उन्हें दबाव मुक्त रखें, क्योंकि ये समय आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास पर्याप्त समय होगा शिक्षित भी करने का, स्किलिंग भी करने का, एक्टिविटी भी करने का और एजुकेशन के एम को प्राप्त करने का। एक बार फिर इस कोविड के समय में मैं अपनी शुभकामनाएं आप सबको देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पूरे देश को, अपने बच्चों को और अपने लोगों को ठीक से रख पाएंगे। मीनाक्षी मैम, हम सबको मालूम है कि एजुकेशन का एम एक सर्टेन लेवल की कॉम्पिटेंसी डेवलप करना है, बच्चों में स्किलिंग ले आना, तमाम सारी स्किल्स डेवलप करना और उन्हें कॉम्पिटेंट बनाना, ये एजुकेशन का एम है और ये हमें और आपको मालूम है। अगर आज हम आप डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये भी चर्चा करना चाहूंगा कि देयर आर सर्टेन 21st सेंचुरी स्किल्स जो हम बच्चों में डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल ही बच्चों की हो, डिजिटल लिटरेसी हो, लीडरशिप हो बच्चों में, क्रिटिकल थिंकिंग हो बच्चों में, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो बच्चों में, कोलैबोरेटिव की हो। दीज आर द 21st सेंचुरी स्किल जिसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिली है। और हम भी अपना निर्देश बॉटम लेवल तक हमने दिया है कि जब आप बच्चों को टीच कर रहे हो तो आप आउटकम जरूर चेक करें कि आपकी 40 मिनट की क्लास या आपके 1 ईयर की क्लास में सर्टेन लेवल की कॉम्पिटेंसी डेवलप हुई या नहीं। ये कहना बहुत आसान है कि हम सारी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, हम सारे वेज एंड मीन्स अपना रहे हैं, लेकिन साल के अंत में जब हम टेस्ट करते हैं तो सिर्फ हमें क्वेश्चन पेपर देते हैं 3 आवर्स का, और उस क्वेश्चन पेपर के बाद बच्चों को मार्क्स मिलता है तो हम मान लेते हैं कि बच्चे कॉम्पिटेंट हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। ये पैराडाइम शिफ्ट होने की जरूरत है। एंड सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत बात यह है कि सीबीएसई के स्कूल में फुल ऑटोनॉमी है। एक बार हम आपको एफिलिएट करते हैं एंड देन उसके बाद हम आपको टच नहीं करते, करिकुलम आप अपना बनाते हैं, एक्टिविटीज प्रोजेक्ट्स आप अपना करते हैं, अपने तरीके से आप टीचर्स को ट्रेंड करते हैं और लेकर के आगे बढ़ते हैं। एंड 10th एंड 12th का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी हम ट्राई कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम कैसे असेसमेंट पैटर्न को चेंज करें, जिससे आपकी जो टीचिंग टेक्निक्स हैं वो चेंज हो और कॉम्पिटेंसी लेवल तक हम बच्चों को लेकर के आए। तो अगर हमारा एम है बच्चों को स्किल करना, बच्चों के एक सर्टेन लेवल की कॉम्पिटेंसी डेवलप करना, तो हमें यह भी मालूम है कि इसके लिए डिफरेंट टाइप के पेडागोजीज की जरूरत पड़ती है। बीइंग सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल्स और अच्छे ग्रुप के स्कूल होने के कारण आप और आपके टीचर को यह पता है कि डिफरेंट पेडागोजी वर्ल्ड वाइड क्या फॉलो की जा रही। और अगर मैं 2000 वर्षों का इतिहास निकालूं तो चाहे वो प्लेटो हो या वो रूसो हो या गिजू भाई हो, वेस्टर्न थिंकर्स को अगर हम लें तो चाहे डॉन डीवी हो, फ्रोबेल्स हो या ब्लूम्स हो, और आप इंडियन थिंकर को अगर टच करें तो आपको
रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के, अरविंद घोष से लेकर के, एनी बेसेंट से लेकर के, गिजू भाई से लेकर के, अंबेडकर से लेकर के और आज तक, ये ऑल थिंकर्स जो खुल करके एक बात करते हैं वो ये है कि कोई भी पेडागोजी हो, पेडागोजी सबसे अच्छी होती है एक्सपीरियंशियल, मींस अनुभवजनक। हम किस तरीके से बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने की छूट देते हैं, कितना उनको लिबर्टी देते हैं, कितना सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग हम लेकर के चलते हैं, ये बेस्ट पेडागोजी है। मैं ये जानबूझ करके आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चों को कॉम्पिटेंट बनाना, स्किल्ड करना, एक सर्टन लेवल की कॉम्पिटेंसी डेवलप करना, और उस कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के पेडागोजी लेकर के आते हैं, और हमें मालूम है कि बेस्ट पेडागोजी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की होती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की होती है, प्ले वे लर्निंग की होती है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं, आपके स्कूलों से उम्मीद करते हैं, बाकी कलीग स्कूलों से उम्मीद करते हैं कि इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि उनकी क्लासरूम टीचिंग ऑलवेज एक्सपीरियंशियल हो, और रोट लर्निंग से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम उनको दूर रखें। और थर्ड लेवल पे अगर हम बात करते हैं कि आपने साल भर या महीने भर या 40 मिनट में क्या टीच किया, तो उसका लर्निंग आउटकम निकालना आपको और आपके टीचर को पता ही होना चाहिए। आपको और आपके टीचर को मालूम होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के, किस चैप्टर के, किस टॉपिक में क्या आउटकम निकलना है। ऑटोनॉमी होने के कारण आप खुद अपना आउटकम निकाल करके रखते हैं। और अगर मैं आपको गाइड करना चाहूं तो एनसीईआरटी के वेबसाइट पर आप सर्च करें तो इन ऑल क्लासेज, ऑल चैप्टर्स, ऑल बुक्स में आउटकम्स आपको पता लगेगा। अगर किसी बच्चे को आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, तो पर्टिकुलर किसी टॉपिक में किस तरह की आउटकम की जरूरत होती है। तो मैं थर्ड एंड टॉप लेवल जो आपसे बात कर रहा हूँ असेसमेंट की, कि आपके टीचर और आपको आउटकम बेस्ड लर्निंग पर जाना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। एनसीईआरटी द्वारा जो गाइड किया गया आउटकम है उसको रीड करना चाहिए, और ट्राई करना चाहिए कि हम अपने क्लासरूम से उस आउटकम को लेने का प्रयास करें। हम बच्चों को कॉम्पिटेंट बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट पेडागोजी यूज करते हैं, और फाइनली हम उन्हें असेस करते हैं आफ्टर क्लास, आफ्टर ईयर, और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो हमारा एम था वो पूरा हुआ। इन तीनों प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट रोल है वो 4 लोगों का होता है। एज ए प्रिंसिपल आप पेडागोजिकल लीडर हैं, और देश और दुनिया में हो रहे सारे बदलावों से आप परिचित होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप पेडागोजिकल लीडर हैं, आप ट्रेंड हैं, आपको पेडागोजी मालूम है, आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मालूम है, आपको डिफरेंट जो एजुकेशनिस्ट हैं उनकी पेडागोजी मालूम है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो भी एजुकेशन में चेंजेस हो रहे हैं आप उनसे अवेयर हैं, आप एक अच्छे लीडर हैं, और आप अपने टीचर्स को उन चीजों से अवेयर करते हैं, ट्रेंड करते हैं, ग्रूम करते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो क्लासरूम पैटर्न को चेंज करते हैं। प्रिंसिपल के बाद नंबर आता है टीचर्स का, और एक टीचर बेसिकली गाइड होता है, एक टीचर फैसिलिटेटर होता है, एक टीचर ऑब्जर्वर होता है, एक टीचर फादर और मदर की भूमिका में होता है। एक टीचर अगर अफेक्शनेट होगा, मास्टर होगा अपने सब्जेक्ट का, एक टीचर अगर कम्युनिकेटर, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होगा, स्टोरी टेलर होगा, एक टीचर अगर अपने बच्चों से माँ बाप जैसा प्यार करता होगा, एक टीचर अगर बच्चों को पढ़ाने से पहले उनको पढ़ना जानता होगा, लेसन प्लान बनाना आता होगा, एक टीचर अगर 40 मिनट की क्लास में वन वे टीचिंग के साथ बच्चों के अकॉर्डिंग 40 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टीच करना आता होगा, तो अपना बेस्ट अचीव कर पाएगा। और एज ए पेडागोजिकल लीडर आप प्रिंसिपल्स को मैं जिम्मेदारी देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अपने टीचर्स में आप वो चीजें जरूर ग्रूम करेंगे, जरूर डेवलप करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ट्रेंड करेंगे, इवन आई कैन से कि आप उन्हें इग्नाइट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, एक सर्टेन लेवल तक टीचिंग पेडागोजी को फॉलो करें। थर्ड लेवल आती है पेरेंट्स की। इस पूरी एजुकेशन प्रोसेस में अगर सबसे बड़ा किसी का रोल है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पेरेंट्स का होता है। टीचर और प्रिंसिपल से ज्यादा इंपॉर्टेंट पेरेंट्स होते हैं, जिनको हम सामान्यतः छोड़ देते हैं। हमें मान लेते हैं कि पेरेंट्स खुद भी छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि बच्चों को स्कूल में भेजना ही उसका एम है। जबकि आप इमेजिन करिए कि जब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, जब वो डेवलप करता है, उसके सेंसस को इग्नाइट करना, उसके सेंसरी ऑर्गन्स को टच करना, उसे एक अच्छा लर्निंग एटमॉस्फेयर देना, उसे ऑलवेज मोटिवेट करना, इनकरेज करना, उसे छोटी छोटी चीजों से परिचित कराना, कभी भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना,
कभी भी कंपेयर नहीं करना। दीज आर द थिंग्स जो एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और आप प्रिंसिपल और टीचर्स हम उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट पेरेंटिंग को लेकर के आप अवेयर होंगे, और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन पेरेंट्स को टीच करना, ट्रेंड करना, अवेयर करना, अपनी बात पहुंचाना, जिससे घर का जो एटमॉस्फेयर है वो कॉर्डियल हो, जॉयफुल हो और लर्निंग के अकॉर्डिंग हो, बेस्ट लर्निंग बच्चे ले सकें। एंड लास्ट में मैं आता हूं फोर्थ स्टेप, जो चौथा पिलर है एजुकेशन का। स्टूडेंट्स जो आपके पास आते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, इवन हमारे सीबीएसई स्कूल्स में, हम लीस्ट प्रायोरिटी बच्चे को देते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, उसके बाद टीचर होता है, उसके बाद पेरेंट्स होता है। बच्चे के लिए तो स्पेस ही नहीं बचता है। सारी की सारी एजुकेशन प्रिंसिपल अपने हिसाब से लेकर चलते हैं, टीचर अपना टारगेट पूरा करते हैं, पेरेंट अपने बर्डन लेकर चलते हैं, और बच्चों से कोई नहीं पूछता कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या सीखना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी इनर कैपेसिटी क्या है, तुम्हारे लिए क्या है। अगर आप बच्चों से पूछें तो सबसे आसान चीज जो बच्चे जवाब देते हैं कि हमको फ्रीडम चाहिए, अपने मन से करने की स्वतंत्रता चाहिए। और अगर मैं बच्चों से पूछता हूं कि अपने टीचर में क्या एक्सपेक्ट करते हो, कोई एक चीज बताओ जो तुम अपने टीचर में चाहते हो, बहुत सोचने के बाद बच्चे देते हैं कि टीचर हमें इग्नाइट करे, टीचर हमें इंस्पायर करे, टीचर हमें मोटिवेट करे। जब हमें लगे कि हम हार रहे हैं, हम थक रहे हैं, तो टीचर हमें पीछे से सपोर्ट करे। तो ले दे करके मीनाक्षी मैम एंड हमारे सारे प्रिंसिपल टीचर्स, अगर मैं अपनी बात को एक बार समराइज करना चाहूं तो हमारा और आपका उद्देश्य है कॉम्पिटेंसी, एक सर्टेन लेवल की कॉम्पिटेंसी डेवलप करना बच्चों में। उसके लिए हम एक्सपीरियंशियल पेडागोजी को रेकमेंड करते हैं। एंड फाइनली हम जब एसेस करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका असेसमेंट रोट लर्निंग बेस्ड नहीं होगा, आपके एग्जाम बेस्ड नहीं होगा। उसके लिए तमाम सारे तरीके हैं जब आप अपने बच्चों को असेस करते हैं। और एक अच्छा मौका है आपसे चर्चा करने का कि जब मैं असेसमेंट की बात करता हूं तो मुझे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी याद आती है, और आप सब ने ब्लूम से आप अवेयर होंगे, नहीं भी होंगे तो मैं छोटा सा शॉर्ट उस पर डिस्कस जरूर करना चाहूंगा कि 1956 में जब एक कमेटी कॉलेजेस की बनी और ब्लूम्स उसके चेयरमैन बने और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तो उन्होंने लर्निंग के 3 डोमेन्स पर चर्चा की। कॉग्निटिव डोमेन जिसको बौद्धिक कहते हैं, अफेक्टिव डोमेन जिसे इमोशनल कहते हैं, एंड साइकोमोटर डोमेन जिसको मनोशारीरिक कहते हैं। और ब्लूम्स के टैक्सोनॉमी वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में, इंडिया में सीबीएसई में हम रेकमेंड करते हैं। जब हम अपने क्वेश्चन पेपर आपको भेजते हैं 10th एंड 12th का, जब हम आपके एग्जाम्स लेते हैं, तो आप सबको मालूम है उसमें हम नॉलेज की बात करते हैं, उसमें हम इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। इतने मार्क्स के क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड होंगे, इतने मार्क्स के क्वेश्चन इम्प्लीकेशन बेस्ड होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, इतने मार्क्स के क्वेश्चन एनालिसिस बेस्ड होंगे, इवन इतने नॉलेज, इतने नंबर के क्वेश्चन क्रिएशन के होंगे, क्रिएटिविटी के होंगे। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर की बात करती है। और मैं अगर आपसे इस चीज को चर्चा करना चाहूं तो एज ए पेडागोजिकल लीडर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपनी क्लास में, अपने टीचर्स में, अपने पेरेंट्स में, अपने स्टूडेंट्स में इन चीजों को जरूर मॉनिटर कर रहे होंगे कि वेदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है कि नहीं, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, साइकोमोटर उसकी प्रॉपर इफेक्टिव वे में ऑपरेट हो रही कि। कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात करें, बेसिकली ज्यादातर सीबीएसई स्कूल और ज्यादातर बच्चे और इंडियन एजुकेशन सिस्टम कॉग्निशन के फर्स्ट लेवल पर आकर के रुक जाता है। सॉरी, कॉग्निशन के अगर 6 स्टेप की बात करें तो स्टार्ट होता है नॉलेज से और उसका एंड होता है क्रिएशन पर। जब एक छोटा बच्चा आपके क्लासरूम में आता है, वो हो सकता है क्लास नर्सरी का और हो सकता है क्लास 9th का हो। पहली क्लास या टीचर की फर्स्ट क्लास नॉलेज से शुरू होती है। या छोटा बच्चा जब पैदा होता है क्लास 3rd में, क्लास 4 में या क्लास 1 में, तो नॉलेज से स्टार्ट होता है, बच्चे को एक ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चा उसको अंडरस्टैंड करता है, उस नॉलेज को समझता है, फिर उसका प्रयोग करता है, एप्लीकेशन लेता है, एक्सपेरिमेंट करता है, प्रैक्टिकल लाइफ से उसको जोड़ता है, फिर एनालाइज करता है। उस जो उसको ज्ञान मिला है, जो उसको पीस ऑफ नॉलेज मिली है, उसके छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में उसको तोड़ता है, उसको एनालाइज करता है, उसको रिलेट करता है।
एंड देन इवेल्युएट करता है वेदर जो नॉलेज उसको मिली है वो परफेक्ट है, यूजफुल है, जरूरी है, एंड फाइनली टॉप लेवल पे क्रिएट करता है। अगर आपके क्लासरूम में आपके टीचर 40 मिनट में बच्चे को जो टीच कर रहे हैं उसमें अगर ये लर्निंग आउटकम ले पाते हैं कि पढ़ाई गई कविता या पढ़ाया गया मैथ का सॉल्यूशन या पढ़ाया गया साइंस की थ्योरी, उसमें नॉलेज से स्टार्ट हो करके एंड आफ्टर 40 मिनट कोई ना कोई वो नॉलेज बच्चे क्रिएट कर पा रहे हैं, तो हमें लगेगा कि आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर क्लासरूम्स नॉलेज पर आकर के रुक जाते हैं। ना बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं, ना बच्चे उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, एप्लीकेशन में लेते हैं, ना ही एनालाइज कर पाते हैं, ना ही इवेलुएट कर पाते हैं, एंड फाइनली क्रिएशन की बात तो ज्यादातर लोग कर भी नहीं पाते। और इसी के साथ ब्लूम्स अफेक्टिव डोमेन मींस इमोशनल एंड साइकोमोटर की बात करते हैं। एंड मैं अगर अपनी बात को समराइज करूं तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सिर्फ यही कहती है कि बच्चों का डेवलपमेंट हमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर तीनों को जोड़ करके लेकर के चलना चाहिए। एंड हर टीचर को आफ्टर 40 मिनट जब क्लास में निकल रही है उसको ये मालूम होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसने अपने टॉपिक में, उसने अपने चैप्टर में, उसने अपने लेसन प्लान में ये तीनों लेवल क्रॉस किया या नहीं। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं एक टीचर को 20 मिनट से ज्यादा नहीं बात करनी चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट 20 मिनट्स उसको अपना रिफ्लेक्शन चेक करना चाहिए, वेदर बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, बच्चों में इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, बच्चों में अफेक्टिव डेवलपमेंट हुआ, बच्चों में एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी, इन चीजों के थ्रू बच्चे डेवलप किए या नहीं। तो जो मैं थर्ड लेवल की आपसे बात कर रहा था कि एक टीचर को लर्निंग आउटकम पता करने का तरीका मालूम होना चाहिए और टीचर को मालूम ही होना चाहिए, प्रिंसिपल को मालूम होना चाहिए कि जो भी उसके क्लासरूम्स हैं उसमें स्टेप्स फॉलो हुई है कि नहीं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि टीचर हर मिनट ये चेक करे कि फर्स्ट लेवल आया कि नहीं एंड लास्ट लेवल आया कि नहीं। ये एक कंपोजिट है, कॉम्प्लेक्स चीज होती है जिसमें अगर आपका टीचर एक्सपर्ट है, अगर एज ए प्रिंसिपल आप पेडागोजिकल लीडर हैं, आपको मालूम है, तो आपके क्लासरूम में लर्निंग आउटकम निकल करके आएगा। मीनाक्षी मैम, इन्हीं भी बातों के साथ मैं फिर इस चीज पर वापस आता हूं कि हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चों को कॉम्पिटेंट बनाना, स्किल्ड करना, एक सर्टेन लेवल की कॉम्पिटेंसी डेवलप करना। उसके लिए हम डिफरेंट पेडागोजी लेकर के आते हैं जिसमें एक्सपीरियंशियल, स्पोर्ट्स, प्रोजेक्ट बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, सेल्फ लर्निंग मोड, ये बेस्ट पेडागोजी होती है। एंड असेसमेंट का जो तरीका है वो मैं फिर बोला कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को हम टच कर सकते हैं, हालांकि आप अपना भी बनाते हैं और हमें उम्मीद है कि इससे बेटर होगा, लेकिन हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के थ्रू एक गाइडेड लेकर के चल सकते हैं कि वेदर जो भी हमने बच्चों को ट्रेंड किया, जो भी कॉम्पिटेंसी हमारा एम था, वो अल्टीमेटली क्लास या मंथ या ईयर या आफ्टर 12th वो कॉम्पिटेंसी लेकर के बच्चे सोसाइटी में जा रहे हैं या नहीं। एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, मुझे मालूम है कि करना आसान नहीं है। सबसे आसान तरीका होता है बच्चों को क्लासरूम में टीच करना, वन वे टीचिंग करना, रोट लर्निंग देना। उससे भी आसान होता है रट करके नंबर ले लेना। हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं कि मार्क्स की रेस में हमारे बच्चे 90 एंड एबव, मैक्सिमम बच्चे 90% एंड एबव लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अगर हम उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखें, अगर हम उनको इमोशनल डेवलपमेंट देखें, इमोशनल मीन्स उसमें एटीट्यूड डेवलप हुआ कि नहीं, उनका बिहेवियर डेवलप हुआ कि नहीं, सिटीजनशिप डेवलप हुई कि नहीं, इमोशनली बैलेंस हुए कि नहीं, अपने एंगर पर उनको, अपने एंगर को मॉनिटर करना, उस पर कंट्रोल करना उनको आया कि नहीं, सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, सेंसिटिव होना आया कि नहीं। ये बहुत सारी चीजें छूट जा रही हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कुछ लेयर तो हम और आप पूरा कर पा रहे हैं, बौद्धिक स्तर पर एक लेवल तक हम और आप डेवलप कर पा रहे हैं। बहुत सारे स्कूल हैं जो ब्लूम्स की ऑल 7 लेयर, ऑल 6 लेयर को टच करते हैं, बहुत सारे सिर्फ नॉलेज पे रह जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन की, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारे बच्चों को जिस तरह की एथिक्स चाहिए, जिस तरह की वैल्यूज चाहिए, जिस तरह के बिहेवियर चाहिए, जिस तरह की एटीट्यूड चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। और इनको जज करना, इनको असेस करना बहुत टफ है, बहुत टफ है। इनको जज करने का एक ही तरीका उनको ऑब्जर्व करना, पीयर लर्निंग लेना, ओवरऑल उनको असेस करना कठिन है। लेकिन
अगर हम इमोशनल डोमेन को छोड़ देंगे तो एक पार्ट पर्सनालिटी का रह जाएगा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी में रहने के लिए। क्योंकि आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आपका बच्चा हो सकता है कि आईआईटी में सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है नीट में सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है आईएएस टॉप कर जाए, हो सकता है देश का प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन अगर उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है, अफेक्टिव डोमेन आपने डेवलप नहीं किया है, इमोशनली फिजिकली उसको आपने मेंटेन नहीं किया है, तो वो जिस भी सीट पर जाएगा, जिस भी पोजीशन पे होगा, वो जस्टिस नहीं कर पाएगा। और इसीलिए अगर पेरेंट्स के, बच्चों के, सोसाइटी के रिलेशन खराब हो रहे हैं, अगर सोसाइटी में क्राइम हो रहा है, अगर सोसाइटी में करप्शन हो रहा है, अगर तमाम सारी चीजें हमें परेशान कर रही हैं, उसका रीजन यही है कि हम बच्चों के इमोशनल डोमेन को नहीं टच कर पा रहे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ये रखूंगा, और मैं उम्मीद आपसे करूंगा कि आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, इन पर मास्टरी रखते होंगे, आप उनको ट्रेंड करती होंगी, आप उनको गाइड करती होंगी। और जो बच्चे हैं, ऑलरेडी बच्चों में हर चीजें इनबिल्ट हैं, सारी चीजें बीज की तरह हैं। अगर हम फ्रोबेल की बात करें और किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट की बात करें, तो यही कहते हैं ना कि बच्चा बीज की तरह है, गार्डन की तरह है, और हम सब माली हैं, और हमारा काम है अच्छी फैसिलिटी देना। गीजू भाई भी यही कहते हैं कि बच्चों को अगर हम दबाव डालेंगे, पनिश करेंगे, कंपेयर करेंगे, एग्जामिनेशन में बैठाएंगे, तो बच्चे वो नहीं बनेंगे जो एजुकेशन का एम है। और हमारा और आपका एम, अगर उनको इन तीनों डोमेन में कॉम्पिटेंसी डेवलप करना है, तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो जितना बेहतर हो सके आप एज ए प्रिंसिपल अपने टीचर को कन्विंस करें, उनको मॉनिटर करें, जितना हो सके आपके टीचर और आपके प्रिंसिपल्स इन चीजों को पढ़ें, समझें, खुद एक्सपीरियंस करें। जब तक आपका टीचर एक्सपीरियंस नहीं करेगा ब्लूम्स को, जब तक आपका टीचर एक्सपीरियंस नहीं करेगा फ्रोवेल को, जब तक आपका टीचर एक्सपीरियंस नहीं करेगा मौर्य मॉन्टेसरी को, गिजू भाई को, जब तक आपका टीचर एक्सपीरियंस नहीं करेगा ब्लूम्स को, तब तक वो ट्रांजैक्ट भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पहला निवेदन आप प्रिंसिपल से एज ए पेडागोजिकल लीडर कि आप खुद एक्सपीरियंस करें, खुद उसको पढ़ें, खुद कन्विंस हो। जब आप कन्विंस होंगे तो आपके टीचर तक वो बात जाएगी, और फिर पेरेंट्स तक बात जाएगी, एंड अल्टीमेटली जो फाइनल डोमेन है, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको बनाना और जिनको एक सर्टेन लेवल तक ले जाना हमारा और आपका उद्देश्य है, वो पूरा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं 2 मिनट डिस्कस जरूर करना चाहूंगा कि सीबीएसई ने लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत सारे नए इनोवेटिव कार्य किए हैं, और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है आप स्कूल्स के लिए डिफरेंट मैनुअल्स बनाना। सीबीएसई ने ऑलमोस्ट 20 मैनुअल लास्ट 1 ईयर में कंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें मैं डिस्कस करूं तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मैनुअल है, प्रिंसिपल्स मैनुअल है, टीचर्स मैनुअल है, पेरेंट्स मैनुअल है, स्टूडेंट्स मैनुअल है, जॉयफुल लर्निंग का मैनुअल है, आर्ट इंटीग्रेशन का मैनुअल है, स्पोर्ट एंड वेलनेस का मैनुअल है। देयर आर मेनी मैनुअल, और वो मैनुअल्स आप प्रिंसिपल और टीचर से मिल करके हमने बनाया है, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आर्टिस्टिक वे में है। लेकिन उसका बेनिफिट तब तक नहीं होगा जब तक आप प्रिंसिपल्स उन्हें रीड नहीं करेंगे। अगर आप प्रिंसिपल समय नहीं देंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आपकी जो कैपेसिटी है उतनी ही रह जाएगी। अगर हमें और आपको मालूम है कि ट्रेनिंग हमारी कैपेसिटी को बढ़ाती है, हमें अपग्रेड करती है, तो मैनुअल्स और डिफरेंट चीजें हमें खुद पढ़नी चाहिए। तो पहले मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप ग्रुप के सारे प्रिंसिपल से कि व्हाट एवर मैनुअल्स आप उसको जरूर पढ़ें, अपने टीचर्स को मोटिवेट करें उनको रीड करने के लिए। एक छोटा सा सेमिनार, इस समय तो घर में सब बैठे हुए हैं और कोविड के समय में बाहर भी नहीं निकल सकते, समय भी उनके पास है। छोटे छोटे मैनुअल्स अपने टीचर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करें। एक छोटा सा, जैसे आज मेरे साथ वेबिनार कर रहे हैं, वैसे हाफ एन आवर का उनके साथ कर लें। आफ्टर 7 डेज हर एक मैनुअल के बारे में टीचर मास्टर कर लेगा और बाकी टीचर्स को अवेयर कर देगा, तो आप सबको ये चीज मिलेगी। और वो मैनुअल्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप उनको पढ़ें। ये पहला इनोवेटिव और इनिशिएटिव है जो सीबीएसई ने हाल फिलहाल में लिया है। दूसरा जो हम आपसे बताना चाहेंगे कि लास्ट ईयर हम लोगों ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ईयर घोषित किया था सीबीएसई को। इस वर्ष 2021 को हम लोगों ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का ईयर हमने अनाउंस किया है, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसको रीड करेंगे, सर्कुलर को समझेंगे, व्हाट आर द कॉम्पिटेंसीज, कैसे उन्हें हम डेवलप करें,
कैसे उनका आउटकम हम चेक करें, कैसे हम सेटिस्फाई हों कि वेदर हमने साल में किया कि नहीं। आप प्रिंसिपल्स उनको रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और वो बात अपने टीचर, पेरेंट और बच्चों तक पहुंचाएंगे। तीसरा इनोवेटिव काम जो सीबीएसई ने किया है कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम्स है 10th और 12th, बहुत सारे चेंजेस हमने किए हैं। इंटरनल असेसमेंट की इंटरनल क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाई है, जो चॉइसेस होती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई है, पीसा टाइप के कुछ क्वेश्चन, आई कांट से कि पीसा के क्वेश्चन जो क्रिएटिव इनोवेटिव क्वेश्चंस है उसको हमने आपके क्वेश्चन पेपर में डाला है। और उसका डालने का एक उद्देश्य है कि धीरे धीरे अगर हमारा असेसमेंट, हमारे क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी चेंज होगी, रोट लर्निंग से अगर हमारे क्वेश्चन मुक्त होंगे तो आपकी क्लासरूम टीचिंग भी रोट लर्निंग से मुक्त होगी, एनालिटिकल होगी, क्रिटिकल होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड होगी। तो एक तीसरा प्रयास हम लोगों का, और इस वर्ष लास्ट ईयर हमने 10% 12th में किया था, इस वर्ष हमारा टारगेट है कि 20% हम क्लास 10th में एंड 10% हम क्लास 12th में लेकर के आएंगे, जिससे आपको एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पेपर मिले। कुछ और भी इनोवेटिव चीजें सीबीएसई ने की हैं, आपको सबको पता है, बातें पुरानी हो गई हैं। 2 लेवल ऑफ मैथ हो, इवन क्लास 12th में 2 लेवल ऑफ मैथ लेकर के हम लोग आ चुके हैं, या कुछ नए सब्जेक्ट्स हम लोग लेकर के आए हैं, वो सारी चीजें आपको मालूम है। मेरा ये मानना है कि हम एज ए बोर्ड हम पॉलिसी बना सकते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करना, फील्ड लेवल पे ले जाना, बच्चों में इनकलकेट करना, पेरेंट्स को कन्विंस करना, वो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। और एक प्रिंसिपल और एक टीचर, ये बहुत बड़ा पद है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम ये मान के चलेंगे कि हमारा काम सिर्फ प्रशासनिक है तो शायद वो अचीव नहीं होगा जो आपका एम है। लेकिन अगर हम थोड़ा इमोशनली इस चीज को सोचें कि हमारा और आपका एम उन बच्चों का निर्माण, और बच्चे एक दिन में नहीं बनते, बच्चों को बनने में वर्षों वर्ष लगते हैं, और उनको बनाने में जितना रोल आपका है उतना ही टीचर और पेरेंट्स का है, और सबको कोलैबोरेटिव वे में लेकर बढ़ना है, तो एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे और बेटर करेंगे। अपनी इन्हीं बातों के साथ, मैं इस उम्मीद के साथ कि आप अपने क्लासरूम को जॉयफुल बनाएंगे, एक्सपीरियंशियल बनाएंगे, आप लर्निंग आउटकम को प्रॉपर मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे, सेटिस्फाई होंगे, अपने टीचर्स को रेगुलर ट्रेंड करेंगे, अवेयर करेंगे, whatever guidelines CBSE, other than CBSE, different boards, different reports को आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे, कन्विंस होंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और जो आपका स्कूल है वो स्कूल ऐसा ना हो कि बच्चे बर्डन फील करें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और बच्चों को जबरदस्ती हम जो चाहे वो करा लेते हैं। एज ए पेरेंट भी हमें मालूम है और एज ए प्रिंसिपल टीचर भी हमें मालूम है, बच्चे कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि बच्चे अपने टीचर से बहस करेंगे तो दूसरा डर है उनको, बच्चे अपने प्रिंसिपल से डिबेट करेंगे तो दूसरा डर है उनको, पेरेंट्स से डिबेट करेंगे दूसरा डर है उनको, बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं और एक मूक साइलेंट होकर के सिर्फ और सिर्फ रिसीव करते हैं। अगर ये टेक्निक हमने चेंज नहीं की, अगर हमने अपनी ये पेडागोजी चेंज नहीं की, अगर हमने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया कि बच्चे रिसीवर नहीं है, वो इनोवेटर है, वो क्रिएटर है, वो डिस्कवरी कर सकते हैं, वो चीजें बना सकते हैं, तो हमारे देश में ना तो इनोवेशंस होंगे, ना क्रिएशंस होंगे, ना ही कोई डिस्कवरी होगी। क्योंकि अगर इस चीज को हम टच नहीं करेंगे तो जैसे हमारी 30% आबादी अभी भी गरीब है, मजदूर है, दो जून की रोटी नहीं पा रही, क्योंकि हम उनको स्किल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको हम ट्रेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उनको इमोशनली फिजिकली ग्रूम नहीं कर पा रहे हैं। जिस देश में 30 से 40 करोड़ लोग इस तरह के हों कि जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है, दोष किसका? दोष हमारा और आपका है। वी आर द एजुकेशनिस्ट। हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं, हम लोग देने की बात करते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे ही आसपास ऐसे लाखों लोग पड़े हुए हैं? हमारे ही आसपास, गांव में जाने की जरूरत नहीं, सबसे ज्यादा तो शहरों में। तो अल्टीमेट एम देश निर्माण है, और देश निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका टीचर और प्रिंसिपल की होती है। इस निर्माण को हम आगे बढ़ाएंगे, पूरा करेंगे, और एटलीस्ट अपना रोल हम अदा करेंगे। अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन आप स्टार्ट कर सकते। धन्यवाद सर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रिंसिपल्स को, जो इन्होंने क्वेश्चंस लिए हैं अपने स्टाफ से, वो एक एक दो क्वेश्चन ही करें। सर को
टाइम काफी लग गया हमें बताने में और बहुत ज्यादा टाइम नहीं है. सो सबसे पहले कौन? परमजीत मैम, आप. हाँ जी सर. एक मिनट. हेलो हेलो. हाँ जी. परमजीत कौर मैम, आपका मैंने हाथ देखा है उठा हुआ, बोलिए. Thank you, sir, for such motivational words. It really helped us a lot. And so let me tell you that during this lockdown period, I have given the book by Gijubai Patel, Div Sapna, to my teachers, and that was a project that they had to read the book. They had to prepare a summary, and then they had to prepare a lesson plan based on